हाँ जी, गुड इवनिंग। सेशन नंबर 213 हम डिस्कस करेंगे। जो क्विज में दे रहा हूँ 5 हर दिन आपको, ये इस एडिटोरियल के बेसिस पर ही होते हैं। तो जो कुछ भी आप यहाँ पे सीखते हैं, उनमें से ही आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स बेस्ड क्विज पूछे जाते हैं। तो वो आप बताया करो कमेंट बॉक्स में जाकर। हालांकि जिनके भी आंसर्स आ रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल आप पूरी क्लास ले रहे हैं, ये इसी बात का संकेत है कि कंटिन्यू आप क्लासेस ले रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक तो ये बैच जो बिगिनर्स के लिए चल रहा है, अगर आपको ये वाली क्लासेस थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं और आप चाहते हैं कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं, तो शुरुआत यहाँ से आप करें। बिगिनर्स के लिए कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है, हर दिन एक वीडियो मिलेगा आपको, 100 डेज तक मिलेगा। अभी तक यहाँ पे 10 वीडियोज आ चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं इस बैच को। हर दिन एक वीडियो मिलता है, पीडीएफ आपको उपलब्ध होता है, बहुत बारीक बारीक चीजें, एक एक बात यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। हालांकि बताता मैं एडिटोरियल में भी हूँ, एडिटोरियल थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए वो वाला बैच, ये वाला बैच परफेक्ट है। और भी काफी सारे बैच है, कॉम्प्रिहेंशन बैच उपलब्ध है, ग्रामर का बैच उपलब्ध है, आरएएस के लिए बैच उपलब्ध है, ठीक है ना, वो सारे कोर्सेज आप ले सकते हैं। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये आप तब कर पाओगे जब आप पूरा एडिटोरियल पढ़ लोगे। तो ये तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर करिएगा। सबसे पहले तो ये एडिटोरियल है किस बारे में वो जान लो। तो ये एक इकोनॉमी बेस्ड या फाइनेंशियल आर्टिकल है। एडिटोरियल डिस्कसेस इंडियाज रिसेंट इंप्रूवमेंट इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। मर्चेंडाइज का मतलब होता है वो वस्तुएं जिनको बिक्री के लिए रखा जाता है, बिक्री वाली वस्तुएं, बेचने के लिए वस्तुएं, उसको मर्चेंडाइज बोलते हैं। एडिटोरियल डिस्कस करता है कि भारत में हाल फिलहाल में इंप्रूवमेंट आया है वस्तुओं के निर्यात में, विशेष करके नवंबर में, स्पेशली इन नवंबर, विच एट फर्स्ट ग्लांस, जो पहली नजर में, अपीयर्स, और ग्लांस मतलब फर्स्ट ग्लांस मतलब पहली नजर में, जो पहली नजर में आपको प्रोत्साहित करने वाला नजर आएगा, इंक्रीजिंग लगेगा कि ये थोड़ा सा बूस्ट करेगा कॉन्फिडेंस। हाउएवर, हालांकि इट वॉन्स अगेंस्ट कॉम्प्लिसेंसी, लेकिन लेखक कह रहा है कि आप संतुष्ट ना हो। आर्ग्यूइंग दैट दिस अपेरेंट रिलीफ, क्योंकि वो कह रहा है कि जो आपको दिख रहा है ना, राहत दिख रही है स्पष्ट रूप से, इज टेम्परेरी, ये अस्थाई है, एंड मास्क डीपर स्ट्रक्चरल स्ट्रेस, और काफी गहरे यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो छुपाए हुए है इन इंडियाज ट्रेड सेक्टर, भारत के ट्रेड सेक्टर में। ठीक है, तो कुल मिला के पॉजिटिव साइन तो है, लेकिन लेखक यहाँ पे वार्न भी कर रहा है कि ये ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है वो टेम्परेरी है, संतुष्टि वाली बात नहीं है। चलिए विस्तार से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। टेम्परेरी रिलीफ नाम से एडिटोरियल है, जिसमें रिलीफ तो नाउन है और टेम्परेरी एडजेक्टिव है। टेम्परेरी को और क्या कह सकते हो आप? टेम्परेरी को तुम कह सकते हो, टेम्परेरी को कह सकते हो फ्लीटिंग, या तुम कह सकते हो मोमेंट्री, क्षणिक। क्षणिक को क्या कहा जा सकता है? टेम्परेरी कहा जा सकता है, फ्लीटिंग या मोमेंट्री। अब ये अस्थाई राहत की बात है। रिलीफ का भी एक सिनोनिम होता है, रिस्पाइट, राहत, अस्थाई राहत। किसको लेकर एडिटोरियल है? ऑन ट्रेड परफॉर्मेंस, भारत की जो व्यापारिक परफॉर्मेंस कैसी है उसको लेकर, डीपर स्ट्रेस अहेड, और आगे जो गहरा संकट मंडरा रहा है उसको लेकर। स्ट्रेस, डिस्ट्रेस जो है वो एक प्रकार से संकट के लिए या मुश्किलों के लिए यूज करते हैं। तो पहले इनके वर्ड्स बता देता हूँ मीनिंग क्या है, उसके बाद में एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे। एक बार ऊपर ऊपर से जानकारी दूंगा क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रेस का मतलब है संकट या मुश्किल। कॉम्प्लिसेंसी है आत्मसंतुष्टि। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट। और स्टिफ जो है ये होता है कठोर, सीवियर, हार्श। और हेडविंड का मतलब है बाधा, प्रतिकूल चीजें जो होती हैं उसको बोलते हैं हेडविंड। एक टेल विंड होता है, दो तरह की विंड होती है। एक टेल विंड, अगर हवा पीछे से चल रही है तो आपको आगे बढ़ाएगी, तो ये तो इंक्रीजिंग चीज है, बूस्ट करने वाली है। और हेडविंड, सामने से हवा आएगी तो रोकेगी आपको, तो ये ऑब्स्टेकल है, एडवर्स फोर्स, रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। हर एक चीज को देखते हुए चलना। पहले मैं इसको एक बार ऊपर ऊपर से बता दूं कि ये कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद की कहानी है।
देखिए, द डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी इज हेल्पिंग ब्रिंग डाउन ट्रेड डेफिसिट। जो अवमूल्यन हुआ है रुपए का, करेंसी जो है हमारे देश की रूपी, इसका जो अवमूल्यन है, ये जो कमजोर हो रहा है रुपए, वो सहायता कर रहा है व्यापारिक घाटे को कम करने में। ठीक है, ये कहा। आगे करें, इंडियाज रिमार्केबल मर्चेंडाइज ट्रेड परफॉर्मेंस, भारत की जो उल्लेखनीय मर्चेंडाइज ट्रेड परफॉर्मेंस रही, बिक्री वाली वस्तुओं का जो व्यापार परफॉर्मेंस रही इन नवंबर, शुड कम एज सम रिलीफ फॉर द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के लिए कुछ रिलीफ वाली बात होनी चाहिए, बट शुड नॉट बी द बेसिस फॉर एनी कॉम्प्लिसेंसी, लेकिन आत्मसंतुष्टि का आधार नहीं होना चाहिए। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हिट बाई द स्टिफ हेडविंड ऑफ 50% टैरिफ्स। भारत का ये जो एक्सपोर्ट है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, जो कि प्रभावित है किससे? बहुत ही कठोर जो समय चल रहा है, बहुत ही कड़ा एक समय चल रहा है प्रतिकूलताओं का। 50% टैरिफ जो लगाया गया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। द बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, जो कि भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, सबसे अधिक निर्यात भारत अमेरिका को करता आया है, अनएक्सपेक्टेडली ग्रू 19.4%। वो अपेक्षाओं के विपरीत बढ़ा है 19.4%, और कहां पहुंच गया है? 38.1 बिलियन डॉलर पर नवंबर 2025 में। समझ में आ गई बात? भारत की जो उल्लेखनीय मर्चेंडाइज ट्रेड परफॉर्मेंस रही है, भारत की जो उल्लेखनीय मर्चेंडाइज ट्रेड परफॉर्मेंस रही है, ठीक है, नवंबर में, वो एक राहत की बात होनी चाहिए। लेकिन लेखक कह रहे ज्यादा भी संतुष्ट होने की जरूरत है नहीं। ज्यादा संतुष्ट होकर बैठ गए तो भी काम चलने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब ये तो संतुष्टि वाली बात क्यों, मतलब ये राहत वाली बात क्यों है, ये समझाया है कि भारत का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो फिलहाल स्टिफ हेडविंड का सामना कर रहा है, बहुत ही कठोर यहाँ पे प्रतिकूलताओं का सामना कर रहा है, क्योंकि अमेरिका जो कि भारत का सबसे बड़ा एक आयातक है, सबसे अधिक सामान भारत अमेरिका को सेल करता है, एक्सपोर्ट करता है, उसके द्वारा 50% टैरिफ लगाया गया। लेकिन फिर भी ये जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया, अपेक्षा नहीं थी इतना बढ़ गया, यहां तक पहुंच गया नवंबर 2025 में। क्लियर है? ये मोटा मोटी बात समझ में आ गई आपको? आप समझते हैं, देखो, पहली बात, डेप्रिसिएशन जो है, इसका मतलब है डीवैल्यूएशन, अवमूल्यन, या इसको हम कहेंगे वीकनिंग। हिंदी में इसको बोलिए अवमूल्यन, कमजोर होना, मूल्य गिरना, ये सब मतलब है। डेप्रिसिएशन किस चीज का है वो दे रखा है, इसलिए दय है। करेंसी का कोई भी नाम हो, चाहे डॉलर हो, चाहे पाउंड हो, चाहे यूरो हो, दय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, करेंसी के नाम से पहले दय लगेगा। तो अवमूल्यन किसका? रूपी का। अब अवमूल्यन की वर्ब जो है वो है इज, हेल्पिंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये वर्ब हो गई। हेल्प के साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो हेल्प अपने बाद में लेता है बेस फॉर्म, या हेल्प अपने बाद में लेता है टू के साथ बेस फॉर्म। तो यहां इसने ली है बेस फॉर्म। ठीक है, तो हेल्प के बाद दोनों सी सिचुएशन है, टू के साथ बेस फॉर्म भी लगाई जा सकती है और केवल बेस फॉर्म भी लगाई जा सकती है। तो रूपी का जो अवमूल्यन है वो सहायता कर रहा है किसमें? ट्रेड डेफिसिट को नीचे लाने में, व्यापारिक घाटे को कम करने में। ठीक है, आगे है इंडियाज रिमार्केबल मर्चेंडाइज ट्रेड परफॉर्मेंस, पूरा सब्जेक्ट है वैसे तो। अब ये नाउन है, इंडियाज अपोस्ट्रोफे लग रखा है तो जेनिटिव केस है। रिमार्केबल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है नोटेबल, उल्लेखनीय। रिमार्केबल का मतलब है नोटेबल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? उल्लेखनीय बोलेंगे। तो भारत की उल्लेखनीय मर्चेंडाइज ट्रेड परफॉर्मेंस, मर्चेंडाइज क्या होता है? जो वस्तुएं सेल के लिए होती हैं वो बोलते हैं उसको मर्चेंडाइज। ट्रेड परफॉर्मेंस जो रही है, तो भारत का उल्लेखनीय जो ट्रेड परफॉर्मेंस रही है नवंबर में, इन नवंबर एडवर्ब हो गया क्योंकि ये टाइम बता रहा है। ये आनी चाहिए, ट्रेड परफॉर्मेंस की वर्ब है शुड कम है, जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब। किस रूप में आनी चाहिए? तो ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद नाउन दे रखा है। एज प्रेपोजिशन होता है अगर नाउन हो तो, रिलीफ नाउन है, ये डिटर्मिनर है। तो कुछ राहत की बात होनी चाहिए, किसके लिए? सरकार के लिए। ये प्रेपोजिशन हो गया, द डिटर्मिनर हो गया, गवर्नमेंट नाउन हो गया। लेकिन ये कंजंक्शन है, उसी से जुड़ा हुआ है, तो शुड नॉट बी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, जिसमें शुड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, बी मैन वर्ब है, बेस फॉर्म है। द बेसिस, द डिटर्मिनर है, बेसिस नाउन है, आधार नहीं होना चाहिए किसी भी कॉम्प्लिसेंसी का, तो ये प्रेपोजिशन है। एनी जो है वो डिटर्मिनर है, कॉम्प्लिसेंसी जो है वो नाउन है, किसी भी आत्मसंतुष्टि का आधार नहीं होना चाहिए।
आगे क्या कह रहे हैं, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, भारत का जो ये जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है हिट बाई, अभी इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सब्जेक्ट है जो कि प्रभावित है ना, तो विच इज हिट बाई ऐसा कह सकते हो, जो प्रभावित है किससे, स्टिफ हेडविंड से, स्टिफ एडजेक्टिव, हेडविंड है वो नाउन है, जो बहुत ही कठोर प्रतिकूलताओं प्रभावित, प्रतिकूलता किस चीज की है, टैरिफ की, टैरिफ होता है आयात शुल्क जो इंपोर्ट पर लगता है, किसके द्वारा, यूएस के द्वारा, यूएस से पहले दे क्यों है वो समझते हैं अब आप, जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड यूनियन या रिपब्लिक जुड़ा रहता है वहां पे हम दे लगाते हैं। ये बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, इसी के बारे में कहा है, यूएस के बारे में, तो ये नाउन इन अपोजिशन है, एक नाउन तो ये थी और इसके साथ में एक और नाउन जोड़ दी, बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, तो ये कहलाएगा नाउन इन अपोजिशन, क्या कहलाएगा, नाउन इन अपोजिशन, मतलब एक नाउन के पास में एक और नाउन को रखना नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। अनएक्सपेक्टेडली ग्रू, ये इसकी वर्ब है, एक्सपोर्ट्स की वर्ब ग्रू है, सेकंड फॉर्म ग्रो की, अनएक्सपेक्टेडली एडवर्ब है, तो ये मतलब अपेक्षा नहीं थी ऐसी कि ये बढ़ा, इतना बढ़ा और बढ़कर कहाँ पहुंच गया, डेस्टिनेशन से पहले टू लगाते हैं, ये यहाँ पहुंच गया, कब की बात है, नवंबर 2025 की, तो नवंबर 2025 जो है वो यहाँ पे क्या है ये यहाँ पे समय है तो एडवर्ब है, क्लियर है मेरे भाई, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, करिए कोशिश, पहले खुद से पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद बताता हूँ क्या कहानी, करिए कोशिश। देखो यहाँ पे एक ही वर्ड दे रखा है काम का, और वर्ड है एविडेंट, अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, चाहे विजिबल कह दो, एविडेंट कह दो, क्लियर कह दो। अब मोटा मोटी बात समझ लेते हैं, दिस इज द हाईएस्ट, ये सबसे ज्यादा है जो 19.4% वृद्धि हुई है, इट हैज बीन इन एनी नवंबर इन द लास्ट 10 ईयर, मतलब 10 सालों में नवंबर में इस स्तर पे कभी भी व्यापार पहुंचा ही नहीं। ऑल्सो इंडियाज एक्सपोर्ट टू द यूएस ग्रू, साथ ही में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएस को वो भी इतना बढ़ गया, इतना बढ़ के यहाँ पहुंच गया नवंबर 2025 में, किसकी तुलना में, नवंबर 2024 की तुलना में। दिस वॉज ऑल्सो 10.7% हाइयर, ये भी अक्टूबर 2024 की तुलना में इतना परसेंट ज्यादा था। दिस इज ऑल सर्टेनली वेलकम न्यूज, कह रहा है कि निश्चित रूप से ये न्यूज जो है बहुत ही प्लीजेंट है, स्वागत योग्य है, बट इट हाइड्स एन एलिमेंट ऑफ डीपर डिस्ट्रेस, लेकिन ये एक फैक्टर जो है गहरे संकट का उसको छिपा रहा है, दैट विल मेक इट सेल्फ अपेरेंट इन द मंथ्स अहेड, जो कि अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, सामने आ जाएगा आने वाले महीनों में। लेखक क्या कह रहा है फिर समझो, 10 सालों में नवंबर में इतनी ग्रोथ कभी नहीं रही, भारत का जो एक्सपोर्ट है यूएस को भी बढ़ा है, इतना बढ़ गया है, यहाँ पहुंच गया है 2024 की तुलना में, ठीक है, ये 10.7% ज्यादा था अक्टूबर 2024 की तुलना में, और ये बिल्कुल स्वागत योग्य बात है, लेकिन इसमें एक डीपर डिस्ट्रेस एलिमेंट छिपा हुआ है, मतलब कुछ ऐसा कारक छिपा हुआ है जो सामने आएगा, थोड़ा सा संकट यहाँ पे है, ठीक है, ये लेखक कह रहा है। अब देखिए, दिस जो है ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है अगर इसके बाद नाउन नहीं आता है तो, दी हाईएस्ट, हाईएस्ट डिग्री सुपरलेटिव है, एडजेक्टिव है, द का प्रयोग है, ये एडजेक्टिव इसलिए है कि इसके लिए आ रहा है ना, प्रोनाउन के लिए, तो ये सर्वाधिक है, इट हैज बीन ये सब्जेक्ट, ये वर्ब जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब जो रहा है, इन एनी नवंबर, किसी भी नवंबर में, किसी भी, कभी भी, कहीं भी, कोई भी, ऐसे अर्थ में आप एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं। एक एक बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपको किसी भी, कहीं भी, कोई भी, कैसे भी ऐसा बोलना हो तो एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में हो सकता है, तो किसी भी नवंबर में पिछले 10 सालों में, ठीक है। आगे कह रहे हैं ऑल्सो, अब ये द लास्ट जो है ना ये अंतिम, अभी पिछला नहीं है, अंतिम 10 सालों में, पिछले के लिए हम लास्ट लगाते हैं, द लास्ट का मतलब अंतिम होता है। ऑल्सो, ऑल्सो का एक पोजीशन ये भी है कि ऑल्सो किसी सेंटेंस के शुरुआत में लग सकता है, ऐसी स्थिति में ऑल्सो एम्फेटिक होता है, जोर देने का काम करता है, तो यहाँ पे जो ये ऑल्सो है ये क्या है, एम्फेटिक है, ये जोर दे रहा है। साथ ही में भारत का जो एक्सपोर्ट है सब्जेक्ट, किसको एक्सपोर्ट, तो ये डेस्टिनेशन है, एक्सपोर्ट के समान यहाँ पहुंचता है, ये बढ़ा, कितना बढ़ा, इतना, और कहाँ पहुंच गया यहाँ पे, ये भी डेस्टिनेशन है कि मंजिल क्या है, कहाँ पहुंचा है नवंबर में, एज कंपेयर टू, इसका मतलब होता है रिलेटिव टू, मतलब के तुलना में या इन कंपैरिजन विद,
इन कंपैरिजन विद, किसकी तुलना में? नवंबर 2024 की तुलना में। दिस वाज आल्सो 10.7% हाइयर। दिस सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ऑल्सो जो है वो एडवर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद ऑल्सो आता है। ये एक शॉर्ट भी आपको मिलेगा जिसमें मैं एज का प्रयोग बता रहा हूं, वहां पे 4 प्रयोग बताए हैं और ढंग से देखना उसको। आप एक एक चीज देखोगे अगर चैनल पर तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। चाहे आप कोई भी शॉर्ट देख लो, हाल फिलहाल एक सीरीज चल रही है जहां पे मैं एज का प्रयोग बता रहा हूँ, सेव का प्रयोग बता रहा हूँ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, तो वो भी देखा करो। एक अपना चैनल है इंग्लिश मास्टर के नाम से, राज्य भर्तियों के लिए, स्टेट वैकेंसीज के लिए इंग्लिश मास्टर। इस चैनल पर आपको पर डे अब वोकैब मिल रही है, ठीक है, शॉर्ट्स के माध्यम से पर डे 5 शब्द मैं डिस्कस कर रहा हूं 2-2.5 मिनट में, नेमोनिक ट्रिक्स के साथ, सिनोनिम्स के साथ, वर्ड कैटेगरी के साथ। जो स्टफ आपको आम तौर पर यूट्यूब पर आधा घंटे में सर्व किया जाता है टीचर्स के द्वारा, वो मैं 2-2.5 मिनट में बता रहा हूं, याद करवा दूंगा ये निश्चित है, तो वो भी देखना आप, ठीक है। एक भी चीज मिस मत करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं, बार बार में बीच में बोलता नहीं हूँ। और इसका आप, मैं समझता ये हूँ कि जो बच्चे सामने देख रहे होंगे ना, जो भी वीडियो देखते हैं वो समझदार ही होंगे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे, ऐसा एक्सपेक्टेशन होना भी लाजमी है कि समझदार ही हो आप। कोई भी चीज मिस मत किया करो, पूरा वीडियो देखा करो, नोट्स बनाया करो, रिवीजन किया करो, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट बैच लगे उसमें एनरोल हो जाओ, पढ़ो, एक जगह से ही पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो। और एक एसएससी के लिए अभी चूंकि कट ऑफ बहुत कम रही है इस बार, पास भी हो गए होंगे आप, ये क्वालिफाई कर दिया होगा एग्जाम, तो अब मेंस है, तो मेंस की तैयारी के लिए ऐसे आनंद फानन में कुछ भी नहीं करना शुरू करना है, पैनिक होना नहीं है। सीधा सिंपल है कि न्यूज़पेपर कंटिन्यू करो, और जो प्री वाले पेपर्स आए हैं इस बार एजुकेटिव ने जो लिए हैं पेपर्स, वो पेपर्स एक बार लगाओ ताकि आपको पैटर्न समझ में आए कि एजेंसी हमसे चाहती क्या है, ठीक है। और कल की क्लास में मैंने पैसेज भी बताया है जो एजुकेटिव ने पूछा है, तो उस पैसेज में एक क्वेश्चन ऐसा भी आने लग गया है कि टोन कैसी है, ठीक है। टोन कैसी है, जो कि मैंने बहुत बार बताई है आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान। तो टोन आप निकालना सीख गए होंगे, नहीं सीखा है तो और प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, एक प्रश्न आने लग गया है ऐसा। तो वो पैसेज वाला वीडियो भी देखो, और भी आगे आने वाले टाइम पर एसएससी वाले वीडियोस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। टाइम मुझे भी इतना ही मिलता है, लेकिन मेरी भरपूर कोशिश है कि आपको मैक्सिमम और बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। लेकिन आपसे यही उम्मीद है कि आप रेगुलर क्लासेस देखें, और शेयर तो खैर तुम करोगे नहीं, छोड़ो उसको तो, लेकिन तुम वीडियो देखा करो और अपना भला तो एटलीस्ट करो, ठीक है। चलो साहब, कहाँ तक बताया मैंने आपको? यहाँ तक। ये ये ऑल्सो का प्रयोग बताया ना मैंने, शॉर्ट्स में देखना। तो दिस वाज ऑल्सो 10.7% हाइयर देन, हाइयर डिग्री कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगता है, देन लगता है। तो ये जो था ये 10.7% ज्यादा भी था अक्टूबर 2024 में, ठीक है, जितना था उससे ज्यादा था। दिस इज ऑल सर्टेनली, दिस सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ऑल सर्टेनली वेलकम, ऑल डिटर्मिनर होता है, सर्टेनली एडवर्ब, डिटर्मिनर की पोजीशन सबसे पहली होती है सेंटेंस में, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन ऐसे आता है। वेलकम न्यूज, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ठीक है। तो ये कह रहा है पूरी तरीके से वेलकम न्यूज है, वेलकम न्यूज का मतलब प्लीजेंट है, ऐसी खबर है जो सुखद है। बट इट हाइड्स, लेकिन ये छिपाता है, ये कंजंक्शन, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये छिपाती है किसको, एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब फैक्टर, एस्पेक्ट, कारक, पहलू। ये एक एलिमेंट को छिपाता है, एलिमेंट किसका, डीपर डिस्ट्रेस का, गहरे संकट का, दैट विल मेक इटसेल्फ अपेरेंट, वो संकट, रिलेटिव प्रोनाउन ये इसके लिए आ रहा है, वो संकट जो कि बनाएगा अपने आप को, अपेरेंट क्लियर करेगा, एविडेंट होगा, सामने आएगा, इन द मंथ्स अहेड, आने वाले महीनों में, अहेड एडवर्ब है, ठीक है। आगे चले। पढ़ो देखें। पहले वर्ड्स बता दूं, रिकवर का मतलब बाउंस बैक करना है, इंप्रूव करना है, रिवाइव करना है, पुनः सक्रिय होना है, वापस से ट्रैक पर आना है, तो फिर से सक्रिय होना। एब्जॉर्ब द हिट का मतलब है जो परेशानी है उसको सहना, परेशानी सहन, सहना। मॉडरेशन, मॉडरेट करने का प्रोसेस है, तो नरमी, कमी, नरमी कह सकते हो, कमी कह सकते हो, नाउन है ये। तो एक बार तो ऊपर ऊपर से देखो क्या कह रहा है। व्हाइल एक्सपोज टू द यूएस रिकवर्ड इन नवंबर,
यूएस को जो एक्सपोर्ट है वो बाउंस बैक उसने किया है नवंबर में। हालांकि यूएस को जो निर्यात होता है भारत के द्वारा, इसने इंप्रूवमेंट दिखाया है नवंबर में। ये विपरीत उपवाक्य है। एक्सपोर्टर्स से निर्यात करने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं, या कंपनियां कहती हैं, दिस इज बिकॉज दे आर एब्जॉर्बिंग द हिट, कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो नेगेटिव प्रभाव को झेल पा रहे हैं ऑफ द हायर टैरिफ्स। और किसका नेगेटिव प्रभाव? उच्च टैरिफ का, काफी ज्यादा टैरिफ का। होपिंग दैट दे विल बी शॉर्ट लिव्ड, और उनको आशा ये है कि ये टैरिफ जो हैं वो अल्पकालिक हैं, थोड़े समय में हटा दिए जाएंगे। द अदर ऑप्शन, एक और विकल्प ये है, ऑफ लूजिंग कस्टमर्स एंड ट्राइंग टू विन देम बैक, कि आप कस्टमर्स को खो दो और वापस से कोशिश करो उनको लाने की लाइटर बाद में, आफ्टर मॉडरेशन ऑफ टैरिफ्स। टैरिफ का जब कम हो जाए, नरम पड़ जाए, तब इज सीन टू बी हार्डर। ये बात जो है, अदर ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है, एटलीस्ट फॉर नाउ, कम से कम अभी तो। हाउएवर इट माइट सून बी द ओनली ऑप्शन, लेकिन जल्द ही यही एकमात्र ऑप्शन रहेगा। तो एक तो कहा कि यूएस को जो एक्सपोर्ट है वो रिकवर हुआ है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि इसलिए रिकवर हुआ है क्योंकि ये हायर टैरिफ का जो दुख है, दर्द है, वो झेल पा रहे हैं। ऐसी आशा है उनको, क्योंकि ये अल्पकालिक रहेगा। एक और ऑप्शन है कि आप भी तो कस्टमर को छोड़ दो, ठीक है, और जो टैरिफ कम हो जाए तो फिर से वापस लेके आ जाओ। लेकिन ये फिलहाल के लिए मुश्किल लग रहा है, लेकिन लेखक कह रहा है कि आने वाले टाइम पे यही एकमात्र ऑप्शन रहेगा, कि आज ठीक है व्यापार थोड़ा मंदा है, लेकिन उसके थोड़े दिनों बाद में सब चीजें ट्रैक पर आएंगी और वापस से चीजें सही होने लग जाएंगी। देखो, वाइल कंजंक्शन है। वाइल का मतलब होता है यद्यपि। ये दो उपवाक्यों को जोड़ता है, तो एक उपवाक्य तो यहां से यहां तक है, और एक उपवाक्य एक्सपोर्टर से लेकर यहां तक है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब वही मोमेंट्री या फ्लीटिंग है, क्षणिक है, ठीक है। तो यद्यपि जो एक्सपोर्ट है यूएस को, वो रिकवर हुआ। एक्सपोर्ट की वर्ब है, वो रिकवर है। वो रिकवर हुआ कब हुआ? नवंबर में हुआ, ये एडवर्ब है। एक्सपोर्टर्स का कहना है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं दैट, की कंजंक्शन है, कि दिस इज बिकॉज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वैसे सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब है। बिकॉज कंजंक्शन है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि दे, ये सब्जेक्ट, आर एब्जॉर्बिंग, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, द हिट, ये नाउन है, ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है। हिट का मतलब यहाँ पे जो ये मुश्किलें हैं ना, मुश्किल दौर को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्बिंग द हिट का मतलब परेशानी सह रहे हैं, किसकी? हायर टैरिफ्स की। होपिंग दैट, होपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसी आशा करते हुए। दैट कंजंक्शन है, क्या आशा करते हुए? कि दे, सब्जेक्ट, विल बी, ये वर्ब, शॉर्ट लिव्ड, ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कि ये मोमेंटरी रहेंगे, ये क्षणिक रहेंगे। दी अदर ऑप्शन, एकमात्र जो दूसरा ऑप्शन है। दी अदर कब लगता है? जब स्पेसिफिक हो, और एक वचन बहुवचन से फर्क इसको पड़ता नहीं है। डिटरमिनर है, ठीक है, ये डिटरमिनर, ये नाउन। तो एकमात्र दूसरा ऑप्शन वो क्या है? ऑफ लूजिंग, लूज करने का। लूज की फर्स्ट फॉर्म ये है ही, लूज की सेकंड फॉर्म लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लॉस्ट। लूजिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी आता है। तो लूजिंग कस्टमर्स एंड ट्राइंग टू विन देम बैक। विन देम बैक का मतलब रीगेन करना, वापस से उन्हें पाना। पहले खो दिए अपने कस्टमर्स, फिर कोशिश करें वापस से प्राप्त करने की। लाइटर मतलब बाद में, टाइम में, बाद में, आफ्टरवर्ड्स। किसके बाद? आफ्टर मॉडरेशन, ये प्रेपोजिशन है, मॉडरेशन इसका ऑब्जेक्ट है, तो नाउन है। नरमी पड़ने के बाद किसमें? टैरिफ में। अब ये दूसरा ऑप्शन जो है, इसकी वर्ब ये है, पैसिव वॉइस का वाक्य है, कि इसको देखा जाता है टू बी हार्डर, की ये मुश्किल सा ऑप्शन है। एटलीस्ट फॉर नाउ, कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, फॉर नाउ, अभी के लिए, वर्तमान के लिए। हाउ एवर, कंजंक्टिव एडवर्ब है। हालांकि, इट माइट, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये मैन वर्ब। सोन जो है वो एडवर्ब। हालांकि ये वाली बात जो है वो जल्द ही एकमात्र ऑप्शन होगा। दी ओनली का मतलब होता है एकमात्र, ओनली का मतलब होता है केवल। याद रखना, प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी में कॉमन एरर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। ओनली जो होता है ये होता है केवल, और दी ओनली जो ऑप्शन होता है ये होता है एकमात्र। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। देखो, क्या दे रखा है? चंक। चंक का मतलब होता है हिस्सा, भाग। इसमें ग्रामर की एरर है, आप भी देखना, मैं बता दूंगा फिर। ऊपर ऊपर से देखें, इंडियन एक्सपोर्टर्स टू द यूएस, भारतीय निर्यातक जो यूएस को निर्यात करते हैं, अ लार्ज चंक ऑफ विच, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा
क्या है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसका बहुत बड़ा हिस्सा लघु, माइक्रो सूक्ष्म, स्मॉल लघु एंड मीडियम, जो मध्यम दर्जे के एंटरप्राइजेज, कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो हैं इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। किस में है? ऐसे सेक्टर्स में जहां पे श्रम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है, कैन नॉट कंटिन्यू। अब ये एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, एब्जॉर्बिंग द हिट, की इसी को सहते रहे परेशानी को, है ना, फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक। तो छोटा सा वाक्य ये वैसे तो, कि जो भारत की कंपनीज इन यूएस को एक्सपोर्ट करती है, वो बहुत लंबे समय तक तो ऐसा कर नहीं पाएगी कि टैरिफ इतना ही लगाए जाओगे और ये सहन करती जाएगी, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा इन इंडस्ट्रीज का है, एमएसएमईज का है, ठीक है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। तो इंडियन एक्सपोर्टर सब्जेक्ट है, यूएस के पहले दै क्यों लगा पता ही है, ठीक है। और ये इंडियन एक्सपोर्टर्स की वर्ब जो है वो ये है। अच्छा, एकमात्र मॉडल है ये कैन जिसके साथ नोट चिपक कर आता है, एकमात्र मॉडल है कैन जिसके साथ नोट चिपक कर आएगा। बाकी तुम पूरे जीवन में हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट कभी भी नहीं देखोगे, लेकिन कैन के साथ नोट मिलेगा, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब, नोट एडवर्ब और कंटिन्यू मैन वर्ब। तो क्या कह रहा है? इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्या कंटिन्यू नहीं कर सकते? एब्जॉर्ब करना, किसको? टैरिफ इंपैक्ट को, कि ये जो आयात शुल्क का प्रभाव है इसको ये सहन करते जाएंगे, ऐसा नहीं है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है टेक इन, अंदर समाहित करना, सहना, फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक। बीच में इसने क्या कहा? बीच में कहा कि इन निर्यातकों का बहुत बड़ा हिस्सा, इन कंपनीज में से जो निर्यात करती हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा, है ना, आर आर नहीं आएगा, लार्ज चंक ई जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ये है, किसमें? इस सेक्टर में जहां पर ज्यादा श्रम की, मजदूरों की जरूरत पड़ती है। क्लियर? ये और देखो, पहले वर्ड्स देख लो। ऑफसेट का मतलब होता है भरपाई करना। कोई मान लो प्रभाव नेगेटिव पड़ा है तो आप उस नेगेटिव को बैलेंस कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज भी एक सिनोनिम होता है, न्यूट्रलाइज, है ना। किसी ने मान लो इधर से फोर्स लगाया और आपने वापस इधर से फोर्स लगाया तो वो न्यूट्रल हो गया, शून्य हो गया, इसको बोलते हैं ऑफसेट करना। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, डील करना, टैकल करना, ठीक है। द डेप्रिशिएटिंग रूपी, जो अवमूल्यन हो रहा है, कमजोर होता हुआ रुपए है, इज हेल्पिंग ऑफसेट सम ऑफ द इम्पैक्ट, ये कुछ प्रभावों को तो संतुलित कर रहा है। बट इंडियाज टैरिफ डिफरेंशियल विद कंपीटिंग कंट्रीज, लेकिन भारत का जो एक टैरिफ का जो अंतर है, प्रतिस्पर्धा जिन देशों से है उनके साथ, इज टू बिग, वो बहुत बड़ा है, टू ओवरकम, और इसको इतना बड़ा है कि इसको आप टैकल कर ही नहीं सकते। इट ऑल्सो टेक्स सम टाइम फॉर सप्लाई चेन्स, अब सप्लाई चेन में भी बहुत कुछ टाइम लगेगा टू रीरूट, वापस से रास्ते पे आने में। रिपोर्ट्स आर ऑलरेडी कमिंग, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं इन दैट एक्सपोर्टर्स कमिंग इन दैट, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट एक्सपोर्टर्स आर सीइंग ए सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन ऑर्डर्स फॉर जनवरी, कि जनवरी के लिए बहुत बड़ा गिरावट आई है एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर्स में, ठीक है। कह रहा है कि जो रुपए का अवमूल्यन हो रहा है इससे कुछ हद तक तो ठीक चल रहा है, प्रभाव को संतुलित हो रहा है, लेकिन भारत का जो टैरिफ डिफरेंशियल है कंपीटिंग कंट्रीज के साथ में, वो इतना बड़ा है कि इसको काबू कर ही नहीं सकते हैं हम, और ये कुछ समय लेगा सप्लाई चेन्स को रीरूट करने के लिए। रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स पहले से ही आ रही हैं कि एक्सपोर्टर्स अब सिग्निफिकेंट ड्रॉप देख रहे हैं, उनको इतने ऑर्डर मिल ही नहीं रहे हैं जनवरी के लिए। डेप्रिशिएटिंग रूपी, रूपी नाउन, डेप्रिशिएटिंग एडजेक्टिव और ये डिटर्मिनर, और ये डेप्रिशिएटिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आईएनजी फॉर्म में अगर एडजेक्टिव हो तो उसको हम बोलते हैं क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसकी वर्ब है इज हेल्पिंग है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, और फिर देख लो हेल्प के बाद बेस फॉर्म हम लगाते हैं, हेल्प के बाद टू प्लस बेस फॉर्म लगाते हैं, तो उसी के कारण ऑफसेट आ गया। तो कमजोर होता हुआ रुपए जो है वो सहायता कर रहा है ऑफसेट करने में, किसके? किसको ऑफसेट करने में? ये जो इम्पैक्ट है इसका कुछ पार्ट तो ये ऑफसेट कर रहा है। इम्पैक्ट कौन सा? ये जो बहुत टैरिफ वाला इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी बात कर रहा है। लेकिन इंडिया का जो टैरिफ डिफरेंशियल है, भारत का जो टैरिफ अंतर है, किसके साथ? इन देशों के साथ, मतलब इन देशों पे टैरिफ कम है, भारत पे ज्यादा है। इज वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, और टू का प्रयोग जब आप करते हो तो नेगेटिव मीनिंग मिलता है, वो इतना बड़ा है कि इसको ओवरकम नहीं किया जा सकता, इसको टैकल नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज सो बिग दैट इट कैन नॉट बी ओवरकम। सो और दैट का प्रयोग करके नोट लगा भी सकते हो। इट सब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब है, और ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले होता है, ये एडवर्ब है। इसमें कुछ टाइम लगेगा
सप्लाई चेन्स के लिए भी, जो आपूर्ति श्रृंखला है उनके लिए भी, कि वो रीरूट करें, वापस से ट्रैक पर आएं। ठीक है। रिपोर्ट्स सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी एडवर्ब, कमिंग ये मैन वर्ब। ठीक है, ये कम इन फ्रेजल वर्ब है। तो कुछ रिपोर्ट्स पहले ही आ रही हैं, दैट कंजंक्शन रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि एक्सपोर्टर्स जो हैं आर सीइंग, वो देख रहे हैं अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप। सिग्निफिकेंट का मतलब है सब्सटेंशियल, मतलब काफी बड़ा गिरावट। ड्रॉप का मतलब है डिक्लाइन, बहुत बड़ी गिरावट। किसमें? ऑर्डर्स में। और किसके ऑर्डर्स? जनवरी के जो ऑर्डर्स हैं उनमें बहुत बड़ी गिरावट देख रहे हैं। ये कहानी पूरी हुई एडिटोरियल की। अब आप एक बार इन कॉलम्स को मैच करिए। देखो, डेप्रिशिएटिंग का वीकनिंग इन वैल्यू ओवर टाइम, कमजोर होना, डिवैल्यू होना, मतलब सी। ऑफसेट का मतलब टू कंपनसेट और काउंटर बैलेंस, ई। टैरिफ डिफरेंशियल, द डिफरेंस इन टैरिफ रेट्स बिटवीन कंट्रीज, बी। रीरूट, रिडायरेक्ट और चेंज द पाथ, मार्ग बदलना, ए। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट और लार्ज इनफ टू बी नोटिस्ड, बहुत बड़ा, डी। ये आंसर्स है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। एक बताना है हेडविंड का क्लोज मतलब सिनोनिम बताना है, एक कॉम्प्लिसेंसी का सिनोनिम बताना है, एक एपेरेंट का सिनोनिम बताना है ना, नियरेस्ट हो या क्लोजेस्ट हो मतलब सिनोनिम है। एपेरेंट का एंटोनिम बताना है और ऑफसेट का एंटोनिम बताना है, ये आपको बताना है। ठीक है जी, ये था हमारे आज के सेशन में। कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।